नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और वीडियो शुरू करने से पहले ही आपसे मैं बोल देना चाहती हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ ही जिस मुद्दे पे मैं बात करती हूँ उस मुद्दे पे अपने विचार ज़रूर रखें। आप क्या मत रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये बेहद अहम है, क्योंकि जो बातचीत है, जो वार्तालाप है, वो द्विपक्षीय हो तो ज़्यादा बेहतर होता है और उसका कुछ कंक्लूज़न भी निकलता है। चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं और मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे मैं अगर बात करूँगी तो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई न्यूज़ अड्डा की पूरी टीम की तरफ से। और साथ ही आज जिस तरह से एससीओ मीटिंग में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश की ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों के भी जो मुद्दे थे उसको जिस सहजता के साथ और जिस गंभीरता के साथ रखा, उससे आज एक एक भारतीय गर्वान्वित महसूस कर रहा है। बेहद अहम था ये संघाई मीटिंग, क्योंकि जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्कों में नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से बेहद ख़तरनाक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संघाई मीटिंग में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ़गानिस्तान के मुद्दों को लेकर के खुलकर बातचीत की और पड़ोसी मुल्कों को ये बताया कि शांति की दरअसल असली परिभाषा क्या होती है। उन्होंने साफ कहा कि जो क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो रही है और जिस तरह का माहौल और करवाहट आ रहा है, इसकी एक वजह सिर्फ एक ही है, वो है रेडिकलाइजेशन यानी कि कट्टरवाद। और इस कट्टरवाद से हम सभी को बचना चाहिए। ईरान इस मीटिंग में पहली बार शामिल हुआ है, नया मेंबर बना है। साथ ही सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर भी इस मीटिंग में नए डायलॉग के साथ आया है। और प्रधानमंत्री ने इन सभी का स्वागत करते हुए कहा, ये सभी वो देश हैं जो या तो खुलकर या दबे मुंह तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि हम इतिहास पे नज़र डालें तो हम पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट एंड प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज़ में बिलीव करता था। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हम एक सारता में बिलीव करते थे। यहाँ की परंपराएं जो हैं, जो सेंट्रल एशिया है, जो मध्य एशिया है, उसकी परंपराएं सदियों पुरानी हैं और पूरे विश्व में फैली हुई हैं। भारत उसका हमेशा से जड़ रहा है इन संस्कृतियों का। हमें अपनी इन संस्कृतिज़ को, इन कल्चर्स को विरासत के तौर पे देखना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। कट्टरवाद से बचना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं भी जो कनेक्टिविटी है वन वे स्ट्रीट नहीं होता है। उन्होंने सीधे सीधे निशाना पाकिस्तान पे डाला था और उन्होंने कहा कि आपसी ट्रस्ट की कमी बताई इन संघाई कंट्री के बीच में। उन्होंने कहा कि आपसी ट्रस्ट सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को कंसल्टिव और पारदर्शी एंड पार्टिसिपेंट्री यानी पार्टिसिपेट करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हर एक देश का विकास संभव है। और इसी के साथ ही उन्होंने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बात कही। आपको बता दें कि तालिबान को लेकर के पाकिस्तान जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो पाकिस्तान तालिबान के साथ गलबैयाँ कर रहा था। वो तालिबान के साथ अपने नए रिश्तों को एक ऐसे आयाम पे, ऐसे एरा में ले जाना चाहता है जहाँ उसके मंसूबे बेहद ख़तरनाक नज़र आते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो कभी अलकायदा, कभी जैश-ए-मोहम्मद, हिज़्बुल मुजाहिदीन और हक्कानी जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को संरक्षण देते रहता है, तालिबान का हिमायती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की हर जगह भद्द पिट रही है। अमेरिका लगातार लताड़ लगा रहा है, धोखेबाज बता रहा है, आतंकवाद का एपी सेंटर बता रहा है। वहीं
18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलने गई, लेकिन बिना खेले बिना पिच पे उतरे ही सुरक्षा के मद्देनज़र, सुरक्षा की दृष्टि से इसको बहुत ही सेंसिटिव पाया और बिना मैच खेले उल्टे पांव लौट आई। ये आलम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का आलम ये है कि आज कोई भी विश्व का देश उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, और उसका पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी उसको लताड़ लगा रहा है। और इधर अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है अफ़गानिस्तान की, जिसको हम नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जानते हैं, वो भी लगातार पाकिस्तान पे आक्रामक हो रहा है और तालिबान को शिकस्त देता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस के चीफ अहमद मसूद अमेरिका से आर्थिक और सैन्य मदद मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नई जो डेवलपमेंट सामने आई है उसमें काबुल पे रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। ये हमला किसकी तरफ से हुआ है, रॉकेट लॉन्चर किसने वहाँ पे इंस्टिगेट किया, ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नॉर्दर्न अलायंस आने वाले दिनों में ये संकेत बता रहे हैं कि बहुत मजबूत होने वाली है और तालिबान को अच्छा खासा जो मुठभेड़ है वो देने वाली है। तालिबान पाकिस्तान के दम पे कितना अपने आप को बचा पाएगा, कितना अपने आप को विश्व के सामने अपने चेहरे साफ सुथरा ला पाएगा, ये देखना होगा। लेकिन ये बात जान लीजिए, तालिबान वहाँ पे अपने कैबिनेट का विस्तार भले ही कर चुका है, और जिसमें 33 में से जो 30 हैं वो पश्तून ब्लड से आते हैं, और उनमें से भी आधे जो हैं, आधे से ज़्यादा 2/3 जो हैं वो हक्कानी और तालिबानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और भी कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे बिलोंग करते हैं। अमेरिका भी हतप्रभ है और बाकी देश भी अब किनारा काट रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोपियन कैबिनेट ने तो रेजोल्यूशन पास कर दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी और तालिबान के ख़िलाफ़ भी, कि फ़ंडिंग नहीं दी जाएगी, उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान के कार्यों पे निगरानी रखी जाएगी। तालिबान को किसी भी हाल में यूरोपियन कंट्री एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं नज़र आ रहा है। इन सब के बीच में देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन मिलता है। ये बात आप मान के चलिए कि तालिबान की कैबिनेट का विस्तार भले हो चुका है, लेकिन अफ़गानिस्तान में अभी सरकार नहीं बनी है और तालिबान के कब्ज़े से अफ़गानिस्तान में ये युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत है और ये लंबे समय तक जाने वाला है। देखना ये होगा कि भारत जिस तरह से विश्व पटल पर अफ़गानिस्तान मुद्दे को लेकर अहम भूमिका निभाता है, पाकिस्तान आखिर कितना सस्टेन कर पाता है। इतना ही, फिर एक बार कहती हूँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।